डियर स्टूडेंट्स, हम मटेरियल कंट्रोल वाला अपना चैप्टर पूरा कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि हमारी कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं: मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल कॉस्ट के बारे में आपको डिटेल में बताया किस प्रकार से हम लेजर मेंटेन करें, स्टॉक्स लेजर मेंटेन करेंगे, किस प्रकार से स्टॉक लेवल्स का कैलकुलेशन करेंगे और मैटर्स को किस प्रकार हम कंट्रोल करेंगे ABC एनालिसिस और दूसरी टेक्निक्स के माध्यम से, ताकि इसकी लागत कम से कम आए, क्वालिटी अच्छी आए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मटेरियल को सबके लिए लगभग समान, बाज़ार में सामग्री की दर लगभग समान होती है। मैं खरीदने जाऊँ या कोई दूसरा खरीदने जाए, तो उस पर बहुत ज़्यादा कमी लाने की संभावना नहीं होती है। तो दूसरा हमारा कॉस्ट का एलिमेंट है ओवरहेड, लेबर, और तीसरा ओवरहेड। लेबर पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसको मोटिवेट किया जा सकता है, इसकी कॉस्ट कम की जा सकती है, एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। इन सब के कारण से इफ़ेक्टिव कॉस्ट कम आएगी। इंडस्ट्री में एक सामान्य ऑब्जर्वेशन है कि लेबर कॉस्ट ये कॉस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखती है। इसलिए लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने का हर इंडस्ट्री अपने लेवल पर बेस्ट एफर्ट करती है। लेबर कंट्रोल के लेबर की नियुक्ति से लेकर उसको पारस्परिक भुगतान तक एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाए। क्योंकि लेबर एक मशीन नहीं है, ये सजीव प्राणी जो कई बातों से प्रभावित होता है। इसलिए कई बार कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी समस्या लेबर को कंट्रोल करने की है। हम हड़ताल के बारे में सुनते हैं, तालाबंदी के बारे में सुनते हैं, ये सब किस लिए होती है? लेबर प्रॉब्लम के कारण से। तो मैनेजमेंट का काम लेबर की समस्याओं का समाधान करना और अकाउंटेंट का काम इन कॉस्ट अकाउंटिंग में इनका लेखा ठीक प्रकार से किया जा सके, ताकि वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ हम सही प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात कर सकें और लागत को कम करने में अपना रोल निभा सकें। शुरू में बताया था कि कॉस्ट 2 प्रकार की, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसी तरह लेबर में भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो उत्पादन से डायरेक्ट संबंध रखती है वह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिसको हम किसी आधार पर विभाजित करना पड़ता है वह इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे फोरमैन है हमारा, फोरमैन 20 श्रमिकों को आपका सुपरवाइज करता है या सुपरवाइजिंग स्टाफ है, तो इसको किसी एक आधार पर 4 विभाग बने हुए, चारों को एक ही सुपरवाइजर सुपरविजन कर रहा है, तो चारों विभागों में इसकी लागत का विभाजन करेंगे हम, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो ये लकड़ी का टेबल बनाने वाला एक कर्मचारी को नियुक्त कर रखा है जो दिन भर लेबर बनाएगा, तो उसको जो भुगतान किया वो लेबर चेयर की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई हमारी। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कि लेबर की नियुक्ति, यानी कुशल श्रमिक, अनुभवी श्रमिक, काम का जानकार व्यक्ति, इसकी नियुक्ति मिले, इसको अपने यहाँ हम नियुक्त करें। अब नियुक्त करने के बाद में जब ये काम करना शुरू करता है तो इसके आने जाने के समय पर, इसके कार्य के समय पर नियंत्रण की पूरी
व्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या हम उसे जॉब कार्ड इशू करते हैं, हम पंच कार्ड इशू करते हैं, आने जाने के समय की कौन सी विधि काम में लेते हैं ताकि पूरे समय तक वह कार्यस्थल पर रहकर काम करे। तो उसको भुगतान की जाने वाली राशि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो उसकी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को इंगित करेगा अकाउंटिंग दृष्टि से। एक उसके नॉर्मल लेबर कॉस्ट है, एक ओवर टाइम वर्क कॉस्ट है उसकी, एक हम अपने मैनेजमेंट अपने हिसाब से आइडल कॉस्ट निकालता है। ओवर टाइम कॉस्ट का मतलब होता है कि हम उससे अधिक सामान्य जो काम के घंटे हैं उससे ज़्यादा उसे काम करवा रहे हैं, इसको ओवर टाइम बोलते हैं। जैसे सामान्यतः 8 घंटे का समय है किसी श्रमिक का काम करने का, उसे किसी दिन या किसी समय विशेष पर 8 से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाए तो जितना अधिक समय उसने काम किया है उसे ओवर टाइम बोलेंगे। इसके लिए श्रमिक को दुगनी दर से भुगतान किया जाता है। जो सामान्य दर है, जैसे 10 रुपये प्रति घंटा भुगतान करते हैं, तो ओवर टाइम के लिए 20 रुपये प्रति घंटा भुगतान किया जाएगा। इसलिए लागत को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है ओवर टाइम कम से कम किया जाए। जो सामान्य कार्य घंटे हैं उन कार्य घंटों में वह अपना काम पूरा कर ले। कुछ विशेष परिस्थितियां बन जाए कि अचानक हमको बड़ा आदेश मिला है, उपलब्ध श्रमिकों से ही वह कम समय में आदेश पूरा करना है, उस काम के लिए हमने अन्य श्रमिक नियुक्त किए, उनसे काम करवाना है तो ज़्यादा समय तक काम करेंगे। तो इस या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जिनमें सामान्य से ज़्यादा समय हमें काम करवाना पड़ रहा है, तो उसे बोलेंगे असामान्य समय के लिए ओवर टाइम। एक व्यक्ति की कार्य क्षमता आप सब जानते हैं सीमित मात्रा में होती है। वह उससे ज़्यादा काम करता है तो काम कई बार हमको लगता है अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए किस श्रमिक से ओवर टाइम करवाएं या नहीं करवाएं ये हमको तय करना पड़ता है, क्योंकि ओवर टाइम की कॉस्ट ज़्यादा आती है, इसलिए यथा समय से बचना चाहिए। ओवर टाइम के कारण से श्रमिकों का स्वास्थ्य भी खराब होता है, तो सामान्य समय में भी वह ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे, तो हमको ये देखना चाहिए। ओवर टाइम करने के कारण से कई फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओवर टाइम करवाना या नहीं करवाना ये प्रबंधकों को तय करना है। लेकिन लेखांकन की दृष्टि से जो ओवर टाइम वेजेस का हमने भुगतान किया है, क्योंकि हमने पहले बताया कि इसको दोगुनी दर से भुगतान करना पड़ता है, तो ओवर टाइम में जो भुगतान किया जा रहा है उसको डबल दर से भुगतान करने के इसको 2 भागों में बांट लीजिएगा, एक सामान्य मजदूरी और एक अतिरिक्त मजदूरी। जैसे कोई श्रमिक ने 10 घंटे काम किया है और 10 रुपये प्रति घंटा दर से भुगतान करते हैं, तो प्रथम 8 घंटे ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स है तो 80 रुपये मिलेंगे। 2 रुपये उसने 2 घंटे अतिरिक्त काम किया है तो उसको डबल माना जाएगा, 4 घंटे माना जाएगा, 10 रुपये की दर से 40 रुपये और मिलेंगे। तो इस श्रमिक को 120 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो हमको ओवर टाइम का मतलब और उसका लेखांकन समझ में आ गया होगा। यदि ओवर टाइम असामान्य परिस्थितियों के कारण से हुआ है, जैसे बिजली चली गई, मशीनें काम नहीं कर रही हैं, एक कारण से लेबर नहीं काम कर रहा है, या मशीन टूट गई है, या मशीन का काम लेना संभव नहीं किसी भी कारण से,
तो वह असामान्य समय माना जाएगा और इसको लागत का पार्ट नहीं मानना चाहिए, इसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। आइडल टाइम, ये ऐसा समय जिसमें श्रमिक कार्यस्थल पर तो रहता है, जिसके लिए उसको भुगतान भी किया जाता है, लेकिन वह उत्पादन कार्य नहीं करता उस दौरान। इसको कार्यहीन समय की मजदूरी भी कह सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, मशीन ख़राब हो गई, बिजली नहीं आ रही है, या कोई तकनीकी कारण से उत्पादन काम करना संभव नहीं हो पा रहा है, या प्रबंधक समय पर निर्णय नहीं ले पाए होंगे, या अन्य को प्रशासनिक कारण, हड़ताल, तालाबंदी या लॉकडाउन जैसा भी हुआ, इन सब कारणों से हो सकता है। तो यहाँ पर भी जैसे ओवर टाइम को हमने 2 भागों में बांटा था, यहाँ भी 2 भागों में बांटेंगे। आइडल टाइम सामान्यतः एडवर्स होता है, साधारण कार्यहीन समय और साधारण कार्यहीन समय को लागत का भाग मानेंगे और असाधारण कार्यहीन समय को हम लागत का भाग नहीं मानेंगे। अब असाधारण कम, जैसे लॉकडाउन है असाधारण समय, सामान्य नहीं हो सकता। इसको भी 2 भागों में आ सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लॉकडाउन कंट्रोल नहीं कर सकते, सरकार ने निर्णय ले लिया बंद करना तो बंद करना है, इस कारण से ये इनकंट्रोलेबल होगी, अनकंट्रोलेबल नियंत्रण नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बिजली में फॉल्ट आ गया तो हम लाइन ठीक रखें हमेशा, ताकि बिजली के कारण कोई मशीनों में अवरोध नहीं हो, काम में रुकावट नहीं आए, तो ये कंट्रोलेबल है। तो कंट्रोलेबल को कॉस्ट का पार्ट मानेंगे, जो अनकंट्रोलेबल है इसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और आज हम एक बात और पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर ये भी लेबर कंट्रोल के लिए आवश्यक है। जितना लेबर टर्नओवर कम होगा, यानी कर्मचारी उस उद्योग में, उस संस्था में जितना लंबा समय तक रहेंगे उनका लाभ मिलेगा। तो श्रम निकास का मतलब है औसत श्रमिकों की तुलना में कितने श्रमिक उस संस्था को छोड़कर चले गए, उस संस्था में नहीं आ गए, इनका जो अनुपात होगा उसे लेबर टर्नओवर बोलते हैं। लेबर टर्नओवर ज़्यादा नहीं होना, जितना ज़्यादा होगा हम लेबर को नियुक्त करते हैं, ट्रेनिंग में पैसा खर्च करते हैं, बाद में छोड़ के चले जाते हैं। वो नया श्रमिक आएगा, फिर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, काम समझाना पड़ेगा। इसलिए लेबर टर्नओवर जितना कम होगा व्यवसाय के लिए उतना लाभप्रद होगा। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं लेबर टर्नओवर को? इसके लिए 3 मेथड सामान्य काम आते हैं। एक बोलते हैं सेपरेशन मेथड, दूसरे को बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड, और तीसरे मेथड काम होता है फ्लक्स रेट, यानी फ्लक्स मेथड। सेपरेशन मेथड में किसी विशेष अवधि में कुल श्रमिकों में से कितने श्रमिक कारखाना छोड़कर चले गए, अलग कर दिए गए, इनका औसत श्रमिकों से अनुपात इस विधि में ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला इसलिए काम ले सकते हैं, एक विशेष अवधि में उत्पादन कार्य छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या अपॉन उस विशेष अवधि में उत्पादन करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या। जैसे किसी फैक्ट्री में औसत 1000 व्यक्ति काम करते हैं, उसमें 100 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो 100/1000, और प्रतिशत में ज्ञात करना चाहें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो रिप्लेसमेंट मेथड है उसमें कितने व्यक्ति रिप्लेस कर दिए गए, छोड़ गए नहीं गए, बल्कि उनके स्थान कितने आ गए, उनका औसत श्रमिकों की संख्या से अनुपात, यह रिप्लेसमेंट मेथड में काम आता है। और तीसरा फ्लक्स रेट है, ये दोनों का एवरेज है, कितने श्रमिक छोड़कर चले गए, कितने श्रमिक रिप्लेस कर दिए गए, उनका औसत श्रमिकों से क्या अनुपात है, यह अनुपात ही फ्लक्स रेट मेथड कहलाता है। तो आपको मैंने आज लेबर के बारे में सामान्य जानकारी दी है।
कि किस प्रकार नियुक्ति से लेकर उनको भुगतान करने की व्यवस्था, जिसमें ओवर टाइम, आइडल टाइम और लेबर टर्नओवर। आपको इसके बारे में कोई भी कठिनाई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सामान्यतः लेबर और टर्नओवर ओवर टाइम पर शॉर्ट नोट्स में हमको क्वेश्चन मिलता है। थैंक यू।